हेलो दोस्तों, आज हम लोग नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टॉर्क, वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस और कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस और कर्व विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों, अगर हमारे पास एक सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप देख पा रहे हैं, इट्स अ कर्व। अगर आप इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना चाहते हैं तो आप यहां ड्रॉ करेंगे टेंजेंट। फॉर एग्जांपल, सपोज इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, तो यहां पर जो टेंजेंट होगा ये टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस और कर्व। Electric field lines are imaginary lines or curve, the tangent on which gives direction of electric field. तो दोस्तों, अगर इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट पर यहां टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो आप देख सकते हैं किसी भी कर्व पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग डायरेक्शन होंगे और डायरेक्शन बताने के लिए हम यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस और कर्व सच दैट टेंजेंट ऑन इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगी। सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से बनेगी। इसे अगर हमें समझना है कि फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये कैसे है, तो इसका एक बहुत इजी तरीका है। आप किसी भी पॉइंट पर फील्ड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, वहां अज्यूम करिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर सपोज मैं यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करूं, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। इसी तरह यहां पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होंगी। इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज हमारे पास है, तो अगर मैं इसकी फील्ड लाइन ड्रॉ करूं तो उसके लिए मैं अज्यूम करूंगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सपोज यहां पर, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से फील्ड लाइंस हमेशा नेगेटिव चार्ज की इस तरह से बनेगी, डायरेक्शन होगा इनवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड। तो कुछ प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये भी काम की है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। दोस्तों, अब हम बात करेंगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चार्जेस साइमल्टेनियसली साथ में हैं तो फील्ड लाइंस कैसी बनेगी। तो हम एक पॉजिटिव चार्ज और उसके नजदीक नेगेटिव चार्ज अज्यूम करें। फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। सपोज पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां रखूं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। दैट्स व्हाई इस फील्ड लाइन का कुछ शेप इस तरह से बनेगा, डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। दोस्तों, इसी तरह नीचे डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक बात आप यहां नोटिस करिए, आप अगर चार्ज से दूर आते हैं तो फील्ड लाइंस का गैप इंक्रीज होता है। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें समझ में आता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां फील्ड लाइन नजदीक है। चार्जेस के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है दोस्तों, इसलिए फील्ड लाइंस काफी क्लोज है, और यहां फील्ड लाइंस काफी दूर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो दो चार्जेस के लिए फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनती हैं, पॉजिटिव से अवे और टुवर्ड्स द नेगेटिव। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस के लिए। और दोस्तों, अगर मुझे सपोज इस पॉइंट पर डायरेक्शन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का,
तो मैं यहां पर ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व और सरफेसेस सच दैट द टेंजेंट ऑन इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में सबसे पहले दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दे आर ओपन कर्व। दे आर ओपन कर्व, ये ओपन क्लोज दोनों हो सकती हैं। जैसे दोस्तों अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड लाइंस इस तरह से ओपन है, दे आर ओपन। ये क्लोज लूप है लेकिन ये क्या है, ओपन। हम आगे जाकर बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो दोस्तों मैग्नेट में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव साथ में होते हैं दोनों पोल्स, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप होती हैं जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ओपन भी हो सकती हैं क्योंकि सिंगल चार्ज पॉसिबल होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में हमने देखा, पहली प्रॉपर्टी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी दे मे बी ओपन कर्व। इसी तरह अगली प्रॉपर्टी होगी किसी भी पॉइंट पर आप जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो द टेंजेंट ऑन फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह अगली प्रॉपर्टी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। दोस्तों मैं कुछ फील्ड लाइंस आपके सामने ड्रॉ करूंगा। सपोज फील्ड लाइंस इस तरह से पैरेलल है, तो ये फील्ड लाइंस हमें बताएंगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके डायरेक्शन को हम कैपिटल ई वेक्टर से बताएंगे। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यहां फील्ड लाइंस पैरेलल है। सपोज फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हैं, चूंकि ये नॉन पैरेलल है तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहां इनके बीच का गैप ज्यादा है तो ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां गैप कम है तो यहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है क्योंकि गैप ज्यादा है, और यहां फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। दोस्तों इसी तरह अगर हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, तो किसी भी चार्ज कंडक्टर, सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है जिसे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज कंडक्टर। जो चार्ज कंडक्टर है उसके परपेंडिकुलर होंगी फील्ड लाइंस। तो दोस्तों अगर इस कंडक्टर के फील्ड लाइंस में ड्रॉ करूं तो ये आउटसाइड होंगी और इसके परपेंडिकुलर होंगी इस तरह से, जैसे कि पॉइंट चार्ज के लिए हुआ करती है। दोस्तों यहां कंडक्टर के अंदर कोई भी फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं होगी। देयर इज नो फील्ड लाइन इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर सॉलिड हो या हॉलो हो, हमेशा चार्ज सरफेस पर ही होगा। चूंकि चार्ज सरफेस पर, तो फील्ड लाइंस जो होंगी वो आउटसाइड ही होंगी। ऑलवेज रिमेंबर, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू चार्ज कंडक्टर एंड दे आर आउटसाइड द कंडक्टर। इसी तरह दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सपोज हमारे पास एक फील्ड लाइन, सपोज दूसरी फील्ड लाइन, और इस पॉइंट पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया। तो अब अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करूंगा दोस्तों, तो इस कर्व पे टेंजेंट इस तरफ बनेगा और इस कर्व पे टेंजेंट यहां बनेगा। तो एक ही पॉइंट पर आप देख सकते हैं दो अलग अलग डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, विच इज नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों इफ two field lines intersect at a point, then at point of intersection there will be two directions of electric field, which is not possible. That's why they do not intersect each other. ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की फील्ड लाइन की। यहां एक प्रॉपर्टी और होती है, दे आर कंटिन्यूअस कर्व, दे डू नॉट हैव सडन ब्रेक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये कंटिन्यूअस होंगे, इनमें किसी भी तरह से कोई सडन ब्रेक्स नहीं होंगे। व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस होंगी।
मतलब अगर हमारे पास यहां कोई चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होंगी, उनमें किसी तरह का कोई सडन ब्रेक नहीं होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों स्टार्ट करने के पहले हम टॉर्क के बारे में बात करें। टॉर्क एक रोटेटिंग इफेक्ट है। टॉर्क के कारण बॉडी हमेशा रोटेट होगी। यहां इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो टॉर्क लगेगा, इस टॉर्क के कारण डायपोल रोटेट करेगा, जिसके बारे में अब हमें बात करना है। शुरुआत में एक सिंपल से डायग्राम से करता हूं। सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की फील्ड लाइंस हैं। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी डायपोल को थीटा एंगल पर प्लेस कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है जहां पर ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। आपने इस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा है। दोस्तों ये बात हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अगर Q चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो होगा F इक्वल्स टू QE। इसका रीजन हम सभी ने पढ़ा था दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल्स टू F बाय Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो आप देख सकते हैं F की वैल्यू होगी Q इंटू E। तो इस तरह दोस्तों पॉजिटिव चार्ज पर E इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में फोर्स होगा F इक्वल्स टू QE। पर दोस्तों ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस पर जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन रिवर्स होगा, F इक्वल्स टू QE। यहां दोस्तों माइनस चार्ज जो है उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए मैंने F इक्वल्स टू QE वैल्यू लिखी। यहां हमें नेगेटिव साइन नहीं लेना है, हमें केवल फोर्स की वैल्यू बताना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं डायपोल पर एक पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स F इक्वल्स टू QE, नेगेटिव पर भी फोर्स F इक्वल्स टू QE, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दोस्तों whenever two equal and opposite forces acting on a body at two different points, then torque will be acting on it। और यही टॉर्क इस डायपोल को रोटेट करेगा। दोस्तों आप देखें तो इस डायपोल पर एक फोर्स आगे, एक बैक साइड, तो ये डायपोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। दोस्तों हम AB डायपोल का नाम ले लेते हैं सबसे पहले, और यहां से डायपोल की लेंथ को 12 बताते हैं। इस डायपोल की इफेक्टिव लेंथ 12 हमने बताई है। अब हमें यहां निकालना है टॉर्क। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं टॉर्क होता है दोस्तों फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोस्तों फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल हैं, हम लिख सकते हैं फोर्स की वैल्यू होगी QE। हमें यहां फोर्स के मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, मैग्नीट्यूड है QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं तो दोस्तों एक फोर्स QE, दूसरा फोर्स QE, चूंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, लाइक अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं आगे तो आप देख सकते हैं जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो पैरेलल है, और दो पैरेलल लाइंस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो मुझे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक फोर्स इस लाइन ऑफ एक्शन पर, दूसरा फोर्स इस लाइन ऑफ एक्शन पर, और इन दोनों लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, मतलब BC। तो दोस्तों टॉर्क की जब बात करेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। फोर्स की वैल्यू हमने QE लिखी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच हम लिख पाएंगे BC। तो टॉर्क की वैल्यू होगी QE इंटू, दोस्तों BC की वैल्यू मुझे अभी यहां फाइंड करना है और मेरे पास AB की न्यूमेरिकल वैल्यू है फिलहाल 12। तो एक काम करते हैं दोस्तों, ये एंगल थीटा, तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल से होगा। क्यों ना हम BC की वैल्यू निकालने के लिए ट्रायंगल ABC की बात कर लें। ABC ट्रायंगल में AB की लेंथ है 12 और BC हम फाइंड करना चाहते हैं। एंगल के सामने परपेंडिकुलर फाइंड करना है और ये है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस को रिलेट करने के लिए इन ट्रायंगल ABC अगर हम
साइन थीटा फाइंड करें तो दोस्तों साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनियस की वैल्यू है AB, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई BC बाय AB। साइन थीटा BC की वैल्यू हमें फाइंड करना है और फिलहाल A से B तक की वैल्यू है 12, तो यहां से दोस्तों BC की वैल्यू हमारे पास आ रही है 12 साइन थीटा। तो दोस्तों BC की वैल्यू हमें यहां सब्स्टिट्यूट करना है जो हमने फाइंड की 12 साइन थीटा, तो टॉर्क आ जाएगा दोस्तों QE इंटू 12 साइन थीटा। कैसे वैल्यू BC की फाइंड की? ट्रायंगल ABC में आपने साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस कैलकुलेट करके BC निकाला 12 साइन थीटा। दोस्तों BC की वैल्यू 12 साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक बात आप जानते हैं, Q इंटू 12 अगर हम साथ में लिखें तो हम Q इंटू 12 को लिख पाते हैं डायपोल मोमेंट P, तो Q इंटू 12 होगा PE साइन थीटा। दोस्तों यही टॉर्क है, हम रीजन लिखें, P को हमने लिखा Q इंटू 12, टॉर्क की वैल्यू PE साइन थीटा। यही टॉर्क दोस्तों इस डायपोल पर लगेगा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें दोस्तों तो टाउ वेक्टर होगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। दिस इज द टॉर्क ऑन द डायपोल। दोस्तों एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पर इस टॉर्क की वैल्यू PE साइन थीटा लिख रहा हूं, अगर एंगल 0 हो जाता है दोस्तों, अगर एंगल 0 हो जाता है तो साइन 0, आप देख सकते हैं साइन 0 होता है तो टॉर्क भी 0 होगा। और ये बिल्कुल सही क्यों है? क्योंकि सोचिए अगर ये डायपोल क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए 0 एंगल पर आ जाए तो बस अब यहां पर किसी भी तरह का टॉर्क नहीं लगेगा। तो दोस्तों अगर एंगल 0 तो टॉर्क भी 0। इफ थीटा इक्वल्स टू 0 देन टाउ इक्वल्स टू PE साइन 0 से टॉर्क 0। दोस्तों इसी तरह अगर एंगल 90 हुआ, मैं मैक्सिमम टॉर्क की दोस्तों बात कर रहा हूं, अगर यही डायपोल 90 एंगल पर होता है तब साइन 90 1 मैक्सिमम होगा, तो टॉर्क PE साइन 90 मतलब 1, तो टॉर्क PE मैक्सिमम होगा। तो दोस्तों अगर एंगल में यहां 90 कर दूं तो टॉर्क PE साइन 90 से टॉर्क की वैल्यू होगी PE जो कि मैक्सिमम है। तो दोस्तों याद रखिए, अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम टॉर्क और 0 एंगल पर है तो मिनिमम टॉर्क। तो बड़े ही सिंपल तरह से हमने देखा किस तरह हम यहां पे डायपोल पर टॉर्क निकालेंगे, और टॉर्क की दोस्तों वैल्यू होगी PE साइन थीटा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। दोस्तों अब हम बात करेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों टॉपिक समझने के पहले मैं आपको उसको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हम पैरेलल लाइन से बताएंगे। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्तों। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज आपने किसी डायपोल को यहां पर इस तरह रख दिया। डायपोल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे, और डायपोल को आप सपोज थीटा एंगल पर रखते हैं। हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में F इक्वल्स टू QE फोर्स होगा, जबकि नेगेटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स होगा QE। चूंकि इस डायपोल पर अब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं तो डेफिनेटली ये रोटेट होगा, और ये डायपोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। सपोज इस पॉइंट का नाम A, इसको अगर हम B लें और फिर से इफेक्टिव लेंथ को हम 12 ले लें, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर टॉर्क की बात करेंगे जो अभी हमने की थी। टॉर्क के लिए हम सभी इस बारे में बात कर चुके हैं कि यहां से हमें इसको एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। इसका नाम सपोज C है। यहां इस डायपोल पर टॉर्क की वैल्यू होगी PE साइन थीटा, जो कुछ देर पहले हमने डिस्कस की।
तो दोस्तों डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर टॉर्क की वैल्यू पीई साइन थीटा होती है, हम ये बात जानते हैं। ये टॉर्क पीई साइन थीटा होता है दोस्तों। ये टॉर्क इस डायपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब हम बात करना चाहते हैं इस डायपोल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने में कितना वर्क लगेगा। तो सपोज हम इस डायपोल को θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट करते हैं। सपोज इस डायपोल को हम θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट करने का वर्क निकालें तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, जब बॉडी रोटेट होती है तब आप वर्क टॉर्क की हेल्प से निकालते हैं। सबसे पहले इस डायपोल को स्मॉल एंगल से रोटेट करने का वर्क हम निकालेंगे और वर्क निकालने की मेथड होगी टॉर्क इनटू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों अगर आप इस डायपोल को स्मॉल एंगल डी थीटा रोटेट करें तो स्मॉल वर्क डन होता है टॉर्क इनटू डी थीटा। जिस तरह वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बिल्कुल उसी तरह जब बॉडी रोटेट होती है तो फोर्स की जगह टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम यूज करते हैं, तब स्मॉल वर्क डन होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डी डब्ल्यू टॉर्क की वैल्यू होगी पीई साइन थीटा और साथ में डी थीटा। अगर आप इस डायपोल को θ1 से θ2 रोटेट करना चाहें तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे dw को फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। टोटल वर्क के लिए दोस्तों हम θ1 से θ2 इंटीग्रेट करेंगे dw को इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2। dw की वैल्यू हमारे पास है दोस्तों pe साइन थीटा साथ में डी थीटा। आप ये बात जानते हैं दोस्तों कि यहां डी थीटा के रिस्पेक्ट में केवल साइन थीटा इंटीग्रेट होगा, तो वर्क निकालने के लिए मुझे पीई को लेना होगा बाहर। केवल साइन थीटा को मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा डी थीटा के रिस्पेक्ट में θ1 टू θ2। इसके बाद दोस्तों अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला पीई, दोस्तों साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहां माइनस कॉस थीटा और लिमिट होगी θ1 टू θ2। दोस्तों उसके बाद मैं लिमिट पुट करने के लिए माइनस को बाहर लूंगा, माइनस पीई कॉस थीटा की लिमिट होगी θ1 टू θ2। दोस्तों माइनस पीई बाहर आ चुका है ऑलरेडी। अब मैं कॉस थीटा की लिमिट पुट करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये वर्क डन आपने दोस्तों फाइंड किया। आप चाहें तो नेगेटिव को अंदर ले जाकर इसे लिख पाएंगे W इक्वल्स टू पीई, चूंकि माइनस अंदर जाएगा दोस्तों कॉस θ1 प्लस हो जाएगा और माइनस कॉस θ2 आ जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों अगर आप डायपोल को θ1 से θ2 रोटेट करते हैं तो वर्क डन होगा पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। दोस्तों अभी हमने देखा डायपोल को रोटेट करने का वर्क पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 है। अब हम बात करेंगे दोस्तों डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी। डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। दोस्तों अगर मैं इस डायपोल को 90 एंगल पर रख दूं तब इस पोजीशन का नाम होता है स्टैंडर्ड पोजीशन। सो व्हेन अ डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल 90 डिग्री, then this position is called standard position. Amount of work done in a rotating dipole from standard position up to angle theta is called potential energy of dipole. तो दोस्तों डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टैंडर्ड पोजीशन पे रखा जाए, मतलब 90 एंगल पे रखा जाए, तो स्टैंडर्ड पोजीशन से थीटा एंगल तक रोटेट करने में जो वर्क होगा उसी को कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो करने की मेथड काफी कुछ यही रहेगी। हम सबसे पहले डायपोल, इस पे लगने वाले टॉर्क पी साइन थीटा को बताएंगे और फिर हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे डायपोल को रोटेट करने का डी थीटा एंगल से।
तो स्मॉल वर्क डन होगा दोस्तों DW टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू है PE sin थीटा डी थीटा। पिछली बार दोस्तों हमने वर्क निकाला था θ1 से θ2 एंगल तक के लिए, और इस बार हम इसको रोटेट करना चाहते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन से थीटा एंगल तक के लिए। स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब 90 एंगल, तो θ1 की जगह में लिखूंगा π/2 अप टू एंगल थीटा। तो यहां केवल लिमिट में चेंज होगा π/2 टू थीटा। दोस्तों वर्क डन के लिए DW को इंटीग्रेट करेंगे π/2 टू थीटा। लिमिट π/2 टू थीटा, DW की वैल्यू है PE sin थीटा इंटू डी थीटा। अब आप इंटीग्रेट करने के लिए PE को लेंगे बाहर, लिमिट फिर से π/2 टू थीटा, बिल्कुल वही डेरिवेशन। साइन को इंटीग्रेट किया था दोस्तों, आया था माइनस कॉस थीटा। यहां लिमिट θ1 की जगह π/2, θ2 की जगह थीटा। आप दोस्तों माइनस को बाहर लेते हैं, माइनस PE cos थीटा, लिमिट चेंज होगी π/2 और यहां लिमिट होगी थीटा। दोस्तों लिमिट पुट करने पर माइनस PE एज इट इज cos अपर लिमिट cos थीटा माइनस cos लोअर लिमिट मतलब cos π/2। दोस्तों इसके आगे अब हम अगर बात करते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा माइनस PE cos थीटा माइनस cos 90, तो जीरो होगा। तो दोस्तों वर्क डन होगा माइनस PE cos थीटा, और यही वर्क होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। एक बात यहां नोटिस करिए, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है नेगेटिव माइनस PE cos थीटा। दोस्तों नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों अगर ये डायपोल 90 एंगल पर है तो 90 से थीटा रोटेट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हम नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी, इसीलिए यहां नेगेटिव साइन आ रहा है। तो माइनस साइन इंडिकेट करेगा वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों यहां एक काम की बात और आती है, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बाद स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बातें सुनिए। दोस्तों अभी आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाला माइनस PE cos थीटा। अब हम यहां पर तीन अलग अलग केसेस की बात करेंगे। सपोज आप जिस एंगल थीटा की बात कर रहे हैं, यहां एंगल थीटा अगर 0 डिग्री लें। सेकेंड केस में हम यहां अगर इस थीटा एंगल को 90 डिग्री ले लें, और अगर आप थर्ड केस में इस एंगल को 180 डिग्री ले लें, तो यहां पर हमें कुछ अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। अगर मैं थीटा 0 लूं, मतलब स्टैंडर्ड पोजीशन से 0 एंगल तक लाने के लिए वर्क पोटेंशियल एनर्जी होगा। याद करिए स्टैंडर्ड से थीटा तक रोटेट करने का वर्क पोटेंशियल है, यह पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos थीटा है। सपोज थीटा है 0, मतलब स्टैंडर्ड से 0 एंगल तक लाने का वर्क। तो दोस्तों अगर मैं यहां वैल्यू पुट करूं तो यू होगा माइनस PE cos 0, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस PE। अगर सपोज 90 एंगल होता तो पोटेंशियल एनर्जी होती माइनस PE cos 90 जो होगा 0। अगर ये एंगल 180 है तो U इक्वल्स टू माइनस PE cos 180, U हुआ माइनस PE cos 180। दोस्तों माइनस 1 होता है तो U हुआ प्लस PE मैक्सिमम। यहां मैं लिखूंगा मिनिमम, और यहां मुझे कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मिनिमम होगी, 0 से ज्यादा प्लस PE मैक्सिमम होगी। दो केसेस मिनिमम और मैक्सिमम, इस बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तब वो स्टेबल, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो वो अनस्टेबल। तो दोस्तों अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो याद रखिए दोस्तों, अगर एंगल 0 है तब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की मिनिमम है, और इस केस में इसे कहा जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ एंगल थीटा इज 0। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अनस्टेबल के लिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम
इसीलिए इसे कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोस्तों अगर डायपोल 180 एंगल पर होगा तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी प्लस पीई, और अगर ये 0 एंगल पर हुआ तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो दोस्तों आज हमने बात की टॉर्क, वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल, और फिर हमने बात की पोटेंशियल एनर्जी। यहां आप कंफ्यूज ना हो तो बेटर है, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क और वर्क डन तीनों के फॉर्मूले में एक बार आपको शॉर्टकट में समझाऊंगा। टॉर्क के लिए आप याद रखिए पीई साइन थीटा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं साइन आएगा या कॉस, याद ऐसे रखिए टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर प्रोडक्ट में हमें साइन थीटा मिलता है, इसलिए दोस्तों टॉर्क पीई साइन थीटा आता है। वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल θ1 to θ2 का फॉर्मूला पीई cos θ1 माइनस cos θ2, और पोटेंशियल एनर्जी की बात हो तो माइनस पीई cos θ, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। टॉर्क, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, अगर इस तरह के कोई न्यूमेरिकल हमें मिलते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं बोर्ड एग्जाम में, मैं बताऊंगा दोस्तों आपको, तो यहां ये फॉर्मूले हमें काम में आते हैं। टॉर्क के लिए पीई साइन थीटा, पोटेंशियल के लिए माइनस पीई कॉस थीटा।